दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये घटना है लगभग 20 साल पुरानी। एक कांग्रेस के नेता हुआ करते हरियाणा कांग्रेस के धर्मपाल मलिक जी। वो भजन लाल जी के बहुत करीबी थे, बहुत खास नेता हुआ करते हैं। तो मैं सोनीपत रहा करते वो, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने लग रहा था। और अक्सर मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो पहले सोच के नहीं जाता कि क्या सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं और कब पूछने हैं। तो मतलब एक बातचीत का सिलसिला शुरू कर देता हूँ, अपने आप सवाल उसमें से निकल आते हैं और मैं पूछ लेता हूँ। तो ऐसे ही मैं और वो बातचीत करने लग रहे थे। था तो वो इंटरव्यू क्योंकि सामने कैमरा लगा हुआ था। तो अचानक मैंने पूछ लिया कि धर्मपाल जी, आप पे भजन लाल जी के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। तो भजन लाल जी है ना, किसी भी एमएलए या एमपी को इतना जल्दी कैसे खरीद लेते हैं। और चलो वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन ये एमएलए एमपी बिक कैसे जाते हैं इतने जल्दी। तो वो पहले तो थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ। खैर, थोड़ी देर चुप रहे कि उन्होंने कहा कि पत्रकार महोदय जी, एक बार बताओ कि कोई भी एमएलए या एमपी बनता है तो आप क्या सोचते हैं कि बस एमएलए बन गया बात खत्म, एमपी बन गया बात खत्म, उसके बाद कोई खर्च नहीं। आप क्या सोचते हैं कि खर्चा सिर्फ इलेक्शन में ही होता है, इलेक्शन के बाद कोई खर्चा नहीं होता। आदमी जब एमएलए या एमपी बनता है तो सबसे पहले तो उसका एक ऑफिस होता है, और उस ऑफिस के अंदर जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसके वोटर हैं, वो आते रहते हैं। और अक्सर वहाँ 20-25 आदमी, कम से कम जितना बड़ा कद है उतने ज़्यादा आदमी उसके पास बैठे रहते हैं। और वो जब आदमी बैठते हैं तो उनके चाय पानी का खर्चा है, ओके पानी का खर्चा है। और अक्सर जो एमएलए एमपी अपने हल्के का बन जाता है तो उस हल्के की जितनी संस्थाएं हैं उनसे चंदा मांगने आती हैं, उनको चीफ गेस्ट बनाती हैं अपने उसमें। जब चीफ गेस्ट बनते हैं तो वो भी उस संस्था को कुछ न कुछ दे के आता है। यानी हर महीने लाखों रुपए का खर्चा होता है। एमएलए या एमपी बनना, चुनाव लड़ना, उसमें खर्च करना एक अलग बात है, लेकिन 5 साल तक लगातार अगर उसने अपने अस्तित्व को बनाना है तो उसको लगातार खर्च करना ही करना पड़ता है। और जो सक्षम है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएं। तो उनके लिए सबसे ईजी मनी ये है कि इस तरह अगर कहीं समर्थन देना हो, किसी पार्टी को सपोर्ट करना हो, किसी लीडर को सपोर्ट करना हो, तो वो अपने वो जो एक्सपेंस होता है वो ले लेते हैं और वो उनको समर्थन दे देते हैं। तो ये नेता की एक मजबूरी भी होती है। तो दोस्तों, मेरी बात समझ में आई कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी नेता जब जाता है तो उसकी गाड़ी के एक दो आगे पीछे जितना उसका कद उसी हिसाब से होता है। और जो खासकर अगर कोई पार्टी का हेड होता है, क्षेत्रीय पार्टी होती है, स्टेट लेवल की पार्टी होती है, उसका जो हेड है तो उसके तो और भी ज़्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि वो अकेली गाड़ी में चले जाएंगे। कम से कम 10 गाड़ी होती हैं, और 10 गाड़ियों का मतलब ये है कि कम से कम 60-70 आदमी तो उनके साथ होते ही होते हैं। तो वो 60-70 आदमी किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक तो गाड़ियों का खर्चा, ये तो नहीं सब अपने अपनी गाड़ियों का तेल भरवाओ, तो उससे पार्टी हेड को ही भरवाना पड़ता है। और वो हर वक्त, कहने का मतलब ये है कि उनका जो एक्सपेंस का जो मीटर है ना, वो चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो पार्टी हेड को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और उसने ये नहीं है कि अब की बार चुनाव लड़ना है, उसने आगे भी चुनाव लड़ना है। तो एक बार मान लो उसकी पार्टी सत्ता में आ भी जाती है तो उसने अगला भी तो अरेंजमेंट करना है। अगला क्या पता एंटी इनकमेंसी हो, लोग जिताएं ना जिताएं, तो उसके बाद भी तो फील्ड में रहना है और फिर अगला चुनाव भी लड़ना है। तो पैसों की जरूरत होती है नेता को, और बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये उनका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि धर्मपाल मलिक जी बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर नेता हुआ करते हैं, भजन लाल जी के बहुत करीबी हुआ करते हैं। तो ये बात मेरी भी समझ में आई कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दोस्तों, 2004 में इनेलो का राज खत्म होकर कांग्रेस का राज आ गया, और जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी थी वो इलेक्शन लूज कर गई। तो कुछ दिन तक तो खैर उन्होंने दुख मनाया इस चीज़ का, वो घर से नहीं निकले। लेकिन जो एक पारिवारिक सत्ता का माहौल होता है, पॉलिटिकल पीढ़ियों से पॉलिटिक्स चलती आ रही हो, तो वो लोग घर में नहीं बैठ सकते। तो फिर एक्टिव हुए तो खर्चा भी आया। फिर उन्होंने अगले 5 साल तक खर्चा भी किया फील्ड में घूमने का और कुछ। और फिर जब अगला चुनाव आया तो चुनाव लड़ने की भी कोशिश की 2009 में। 2009 में भी जब उनका वो नहीं हुआ इलेक्शन में, वो फिर हार गए, तो फिर चुनाव लड़ना था। फिर उन्होंने आगे मेहनत की, संघर्ष की। 2014 में भी उनकी पार्टी नहीं आई, और 2014 के बाद फिर उन्होंने प्रयास किया। तो 2019 के अंदर जब ये जेजेपी का निर्माण हुआ, ये दुष्यंत चौटाला जी थे, इन्होंने जेजेपी का वो किया, फाउंडेशन की। तो उसके बाद 10 सीट इनकी आ गई। तो मुझे लगता था कि ये 10 सीट आएगी, पहले ही लगता था कि ये सीट है तो ये इनमें समर्थन देंगे जो भी पार्टी। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि कांग्रेस की आएगी उनकी, लेकिन जैसे रिजल्ट आया
उन्होंने बगैर मांगे और बिना किसी कंडीशन के समर्थन दे दिया बीजेपी को। मुझे तो ये पता था दोस्तों कि बीजेपी को इनको समर्थन देना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक, अब ये पिछले 2004 से लेकर 15 साल तक तो सत्ता में थे नहीं, तो कितना खर्चा होया होगा इनका? बहुत ज्यादा खर्चा होया होगा। जो थोड़े बहुत जोड़े भी होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा, या जो भी है वो भी तो फील्ड में लगे हैं वो, और इतने आदमियों के काम करवाने पड़ते हैं, इतनी जगह दान देना पड़ता है, पर्ची कटवानी पड़ती है, गौशाला है, गुरुकुल है, अनाथ आश्रम, पता नहीं क्या क्या करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो उन्होंने समर्थन दिया तो मेरी बात समझ में आ गई थी। लेकिन उस टाइम एंटी इनकम्बेंसी थी दोस्तों बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी के खिलाफ जब एंटी इनकम्बेंसी थी और फिर दुष्यंत चौटाला जी ने समर्थन दिया बीजेपी को, तो हरियाणा की जो जनता थी वो होगी नाराज। और उन्होंने ये सोचा कि दुष्यंत चौटाला जी ने जनादेश का अपमान किया है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, मलाई खाने के लिए उन्होंने समर्थन दिया है ताकि पैसा कमाए। लेकिन मैं इस चीज को पॉजिटिव सोचा करता हमेशा। क्योंकि उनका देखो, अब सत्ता आने का जो मौका है, किंग मेकर बनने का मौका था, उनमें सत्ता में भागीदारी करने का मौका था, तो करना चाहिए था और उन्होंने किया। कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक को ये पसंद नहीं आया। तो वो उनके खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि 2024 के चुनाव में वो दोस्तों बहुत बुरी तरह से हार गए। लेकिन अब एक परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति है, उन्होंने करना ही राजनीति है, फील्ड में रहना ही रहना है, तो घर कब बैठेंगे? ये तो है नहीं कि अब अगला जो चुनाव होगा, 29 का चुनाव होगा, 1 महीने पहले एक्टिव, ये तो हो नहीं सकता है। तो एक्टिव तो उनको 5 के 5 साल तक रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब बुधवार 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले अपने ये दुष्यंत चौटाला जी थे, ये बवानी खेड़ा के पास बाढ़ आई हुई थी, इसमें आशी के पास कोई गांव था, बवानी खेड़ा के पास भिवानी में कोई गांव था। तो बाढ़ की स्थिति लेने गए हुए थे, जायजा लेने गए हुए थे और लोगों को थोड़ा सांत्वना देने गए हुए थे कि भाई कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे, जितनी हम करेंगे। आपको पता होगा भाई चौटाला जी ने तो 25 या 35 गांव गोद भी लिए हैं। तो ये राजनीतिक आदमियों की ये मजबूरी होती है कि उनको पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है। तो वो पब्लिक के बीच में गए तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो बगैर उनको सुना के नहीं, यानी संबोधित करके नहीं, लेकिन उनको सुना के नहीं, ये कहने लगे कि 5 साल तक तो सत्ता की मलाई खाई और अब आ रहे सहानुभूति दिखाने के लिए। खैर दोस्तों, दुष्यंत चौटाला जी है वो थोड़े ठंडे स्वभाव के आदमी है। अगर यही बात उन्होंने अजय चौटाला जी के या अभय चौटाला जी के टाइम में कही होती ना, तो वो शायद दोबारा कहने लायक बचते भी रहते भी। खैर चलिए, वो पुरानी बातें हैं दोस्तों, तो उनका अब क्या वो करना। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने वो बातें सुनी और वो गाड़ी में बैठने लग रहे थे। तो गाड़ी में बैठते बैठते अचानक वो उस बुजुर्ग के पास आए, तो उनसे सवाल पूछा आके, तो साहब एक बताइए, आज 3,000 रुपये महीना पेंशन लेने लग रहे हैं आप है, तो मलाई तो आप खाने लग रहे हैं, तो आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैंने मलाई खाई? तो ये पेंशन किसने बनाई है? तो वो जो बुजुर्ग था वो बोला, पेंशन माने तेरे परदादा ने। तो अब उन्होंने तो ठंडे स्वभाव के आदमी, तो उन्होंने ज्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा देखिए कोई बात नहीं, आप पेंशन तो ले ही रहे हैं, चाहे मेरे दादा ने बनाई हो या किसी ने बनाई हो, लेकिन मलाई तो आप भी खाने लग रहे हैं। और ये कह के ना वो बहसबाजी आगे बढ़ती, तो उससे पहले ये कह के अच्छा जो है मुझे और भी थोड़ा जाना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से वो उनको कह के, हालांकि थोड़ा बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन राजनीति में गुस्सा दबाना पड़ता है, वो बैठ के ना चले गए। तो दोस्तों, पब्लिक के अंदर पता नहीं क्यों अब भी ये परसेप्शन है कि इन्होंने गलत किया, प्रदेश की जनता के खिलाफ गलत किया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि समर्थन देना मजबूरी होती है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो उस मौके को कोई भी नहीं चूकता। लेकिन इनको मौका मिला तो इन्होंने कोई गलती नहीं की मेरे हिसाब से। समर्थन देके बिल्कुल ठीक है, पब्लिक को ये पसंद आया ना पाया ये अलग चीज़ है। और उसके बाद बीजेपी ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो एक अलग चीज़ है, वो मतलब यहाँ बहस का विषय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी लंबी नफरत, इतना लंबा चिढ़ना या वो करना वो शायद उचित नहीं है। और ये सत्ता में समर्थन देना लेना ये तो आज से नहीं, भजनलाल जी के टाइम से, उससे पहले भी चलता आ रहा है। तो मेरे हिसाब में पब्लिक को इतना वो नहीं करना चाहिए। और ठीक है, वो मेहनत करने लग रहे हैं, दुष्यंत जी मेहनत करने लग रहे हैं, दिग्विजय जी मेहनत करने लग रहे हैं फील्ड में। ऐसी मेहनत करके नहीं तो लोग किसानों वो लेते हैं, वोट लेते हैं। अब ये अभय चौटाला जी ये भी पहले दिन से मेहनत करने लगते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना अपना विश्वास जमा पाएगा, उतना ज़्यादा सफल हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यही वो लोग हैं, यही वे नेता हैं जो जब भी मौका मिलता है तो कुछ न कुछ प्रदेश के लिए भी करने का प्रयास करते हैं। और अपनी कम्युनिटी के लिए तो करते ही करते हैं, और बाकी जनता के लिए भी कुछ करने का प्रयास करते हैं, विकास का काम करने का प्रयास करते हैं। अब ठीक है, विपक्ष वालों को या दूसरा, अभी कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं या दूसरी पार्टियों में। लेकिन जिस भी पार्टी को जब भी मौका मिला है प्रदेश के लिए या देश के लिए जरूर कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। चाहे उन्होंने
रोड बनवाए हो या फिर और कोई सुविधा पब्लिक को दी है या रोजगार दिया है या कुछ न कुछ तो दिया ही दिया है, तो ऐसी भावना पब्लिक को मेरे हिसाब से नहीं दिखानी चाहिए। और हर पार्टी भले या जो सत्ता में हो या ना हो, उन्होंने पीछे क्या किया क्या नहीं किया उस चीज को भी भूल गए ना। जो लोग हैं संघर्ष करने लग रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, और अगर साथ नहीं भी देना, किसी दूसरी पार्टी को भी साथ देना है, तो ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उन्होंने मौका था तो उन्होंने कर दिया, और उसमें भी वो उप मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कुछ न कुछ तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र का कुछ तो अच्छा काम करने का प्रयास किया ही होगा। खैर दोस्तों, तो आज का कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी इतनी नफरत है जेजेपी के प्रति, ये उचित नहीं है। इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए, इतनी आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने टाइम लगाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।